नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। वक्त आपके फेवरेट शो चक्रव्यूह का हो चुका है। आज बहुत सी कहानियां हैं, बहुत दिन भर घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। कौन सी कहानियां आपने पसंद की हैं, सबसे पहले आपकी वोटिंग के नतीजे देख लेते हैं। तमिलनाडु में राजनीति की नई इबारत लिख रहे हैं नए मुख्यमंत्री विजय। क्या है ये नया विजय पथ? ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। 20% लोगों ने इस खबर को पसंद किया है। 7:28 पर तमिलनाडु की राजनीति का एक एक रंग आपको दिखाएंगे। अगली कहानी आपकी वोटिंग में जो पसंद आई है वो है पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार ने क्या चुनाव अधिकारियों की चांदी कर दी है। इस खबर को देखने के लिए 21% लोगों ने अपना वोट दिया है। अगली खबर थी सेविंग प्लान। पीएम मोदी ने जो कहा था, क्यों नहीं सुन रहे उनके अपनी पार्टी के नेताजी। इस खबर को 28% लोग देखना चाहते हैं कि आखिरकार पीएम की बातों को कौन दरकिरार कर रहा है। और जो खबर आज सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 बनी है वो है नीट परीक्षा रद्द, गुनहगार कौन। इस खबर को देखने के लिए 31% दर्शकों ने दिलचस्पी दिखाई है और यही चक्रव्यूह की कवर स्टोरी भी है। सरकार की कार्यशैली पे बड़ा सवाल है कि आप एक पेपर नहीं करा रहे हो। एक बार जाके उस गार्जियन को पूछिए जिसने अपने बच्चों को पढ़ाया है, उस स्टूडेंट को पूछिए उन लोगों का हालत क्या गुजर रहा है। हमें एनटीए से एक्सपेक्टेशन था कि वो सब 2024 के बाद तो ये सब ठीक कर देंगे, बट उन्होंने नहीं करा। बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा मेंटल ट्रॉमा आ जाता है, एक ब्रेकडाउन हो जाता है। जो गवर्नमेंट का जो पूरा स्टाफ है उनसे कहाँ बाहर जा रहा है पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। इससे पता लगता है कि सिस्टम में अभी भी कमी है। पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाए। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे। शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, तो नहीं होगा। हम एक एग्जाम बिना पेपर लीक के नहीं करा पा रहे हैं और हम विश्वगुरु बनने का दावा करते हैं। मतलब कितना फर्जीवाड़ा है सरकार में। नीट मतलब साफ सुथरा। ये नीट NEET बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं है। इस नीट में जितनी गंदगी है बीते कुछ सालों में देखी गई, उसका मुजाहिरा बीते 10 दिनों से हम सब देख रहे थे। और लगातार पड़ते प्रेशर के बाद सरकार के कानों पर आज जूं रेंगी है। जहां पेपर लीक होने की तमाम खबरों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने 3 मई को हुई NTA नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, कहां होगी, फीस का क्या होगा, ऐसे कई सवाल हैं जो आज छात्र जानना चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए आज सबसे जरूरी है सिस्टम से सवाल पूछना। अभी तो लग रहा है कि 22 लाख बच्चों की मेहनत पर आज जैसे पानी फिर गया है। आखिर 17-18 साल के मासूमों को इस परेशानी में डालने का जिम्मेदार कौन है? कौन है वो लोग जिन्होंने बच्चों की महीनों की मेहनत पर पेपर लीक का ग्रहण लगा दिया है? ये ऐसे सवाल हैं जो आज हर छात्र पूछ रहा है, छात्रों के माँ बाप पूछ रहे हैं, जिसका जवाब NTA को देना ही होगा। केंद्र सरकार को देना होगा, क्योंकि 2 सालों में नीट पेपर लीक की ये एक और बड़ी घटना सामने आई है। कई घटनाएं NTA की परीक्षाओं की लीक हो चुकी हैं और नीट की तो दूसरे साल में दूसरी बड़ी घटना है। ध्यान से मैं आपको 2 चेहरे दिखा रहा हूं। इन 2 वरिष्ठ अधिकारियों को समझ लीजिए। फ्री एंड फेयर एग्जाम तरीके से एग्जाम कराने की जिम्मेदारी NTA के इन 2 महानुभावों के पास है। एक का नाम है प्रदीप कुमार जोशी, जो कि बहुत अच्छे शिक्षाविद माने जाते हैं, NTA के चेयरपर्सन हैं। और दूसरे का नाम है अभिषेक सिंह, जो कि बहुत ही काबिल IAS अधिकारी माने जाते हैं, NTA के मेंबर सेक्रेटरी हैं और डायरेक्टर जनरल हैं। आज इन्हीं अफसरों से देश सवाल पूछ रहा है। इसके अलावा 12 वरिष्ठ अधिकारी हैं जो NTA की गवर्निंग बॉडी में आते हैं। हर साल करोड़ों रुपए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के नाम पर खर्च किए जाते हैं। हर परीक्षा में जैमर्स लगाए जाते हैं, बायोमेट्रिक्स होती हैं, CCTV से निगरानी की जाती है, छात्रों की बुरी तरीके से फ्रिस्किंग की जाती है, कड़े, चप्पल, घड़ियां, टोपी, जैकेट सब उतरवा लिया जाता है। उसके बावजूद भी छात्र तो कुछ नहीं कर पाते बेचारे, वो तो इस फ्रिस्किंग के फेरे में रह जाते हैं। लेकिन पेपर करवाने वाले
जी हाँ, पेपर करवाने वाले, चाहे वो ये अधिकारी हो या इनके मातहत काम करने वाले सैकड़ों हजारों लोग, वो कहीं ना कहीं मिली भगत कर कर, करप्शन कर कर पेपर को लीक करवा रहे हैं। गजब चल रहा है इस देश में। अगर एनटीए करोड़ों छात्रों की परीक्षा का जिम्मा लेती है, करोड़ों रुपए की फीस लेती है, तो पेपर लीक होने की जिम्मेदारी भी एनटीए के अधिकारियों पर ही है। छात्रों को यह जानने का हक है कि उनके भविष्य का फैसला करने वाला फॉर्मूला क्या है। हम लोग को 2 साल का जो मेहनत था, मैंने जिस तरीके से जी जान से मैंने पढ़ाई की थी, और वो हमारा एक क्षण में बर्बाद हो गया। पता चला कि पेपर है जो कैंसिल हो गया, लीक हो गया राजस्थान से। हम बता नहीं सकते कि बहुत गंदा लग रहा है जो कि ये लोग वो अच्छा नहीं किया। अगर एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो अच्छी तरह से करवाएं, ना कि पेपर लीक करें। पिछली बार 2024 में लीक हुआ था, 2025 का पेपर देखा था आपने सर, कितना कठिन आया था। इस बार 2027 में भी यही करेंगे, वो पेपर टफ कर देंगे, 1 साल और बर्बाद जाएगा। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे, ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे, जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। नेल्सन मंडेला का नाम तो सुना होगा आपने, साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े नेता रहे, दुनिया भर में इनका नाम है। इनका एक कोट पढ़ के सुनाता हूं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। हमारे देश में क्योंकि कोई सिस्टम चेंज ना हो, नेल्सन मंडेला की बात ना सुनी जाए, तो परीक्षा के पेपर रद्द कराते रहो, लीक कराते रहो, ताकि परीक्षाएं रद्द होती रहें। जब छात्र की तरफ से कोई छोटी सी गलती होती है तो उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जाता है। अगर वो 2 मिनट की देरी से सेंटर में लेट पहुंचे तो उसे एंट्री तक नहीं दी जाती है। लेकिन जब एनटीए की तरफ से ब्लंडर किया जाता है, पेपर लीक पर लीक होता है साल दर साल, तो फिर इसकी सजा एनडीए के जिम्मेदार अधिकारियों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हर बार परीक्षा छात्रों को ही क्यों देनी पड़ती है? हर बार नीट फेल क्यों हो जाती है? पूरी की पूरी परीक्षा फेल हो जाती है क्योंकि ऐसे अधिकारी वहां बैठे हुए हैं। क्या तकनीक के इस दौर में भी हम ऐसा लीक प्रूफ सिस्टम नहीं बना सकते जिससे पेपर लीकेज को रोका जा सके? यूपीएससी का पेपर लीक क्यों नहीं होता? एनडीए का पेपर लीक क्यों नहीं होता? सीडीएस का पेपर लीक क्यों नहीं होता? क्यों साल दर साल एनटीए के पेपर्स, नीट के पेपर्स लीक हो रहे हैं? क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, 2024 में घटना घटी, 26 में घटना घटी है। बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, परेशान हैं। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हम उन बच्चों को भरोसा दिलाना चाहेंगे, उनको उत्साहित करना चाहेंगे जो काफ़ी घबरा गए हैं। एक परीक्षा रद्द होने का मतलब सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं है, बल्कि छात्रों की सालों की, महीनों की मेहनत, पैसा, परिवार की उम्मीदें और सिस्टम पर भरोसे का खत्म हो जाना जैसा है। अब पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, लेकिन सवाल यह कि छात्रों को जो समय बर्बाद हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी? कैसे छात्रों का भरोसा सिस्टम पर वापस लौटेगा? और जब तक हम सिर्फ जांच करते रहेंगे और जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक 3 मई जैसी तारीखें आती रहेंगी और छात्र सड़कों पर खड़े होकर यही पूछते रहेंगे, मेरी मेहनत की कीमत कौन देगा? बहुत बुरा लगता है। पूरा साल हम प्रिपेयर करते हैं, इतनी हम मेहनत करते हैं, लाइक देयर आर सो मेनी स्लीपलेस नाइट्स, सो मच हार्ड वर्क दैट वी पुट इन, बट लास्ट में ऐसा हो जाता है तो हम बता भी नहीं सकते कैसा लगता है। ये सोचिए कि आने वाली जो जनरेशन है वो किस मोटिवेशन के साथ यहाँ पे आएगी कि हमें नीट देना है, क्योंकि नीट में तो सिक्योरिटी है ही नहीं, उतनी वैल्यू तो दे ही नहीं रहा है कोई एग्जाम ऐसे लीक नहीं होता, बट नीट का एग्जाम क्यों लीक होता है ऐसे? हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, 15-15 घंटे पढ़ा है हम लोगों ने, सारी चीज़ों से सब हटा दिया हम लोगों ने, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाते थे, कोई फंक्शन में नहीं, कोई फ्रेंड से नहीं, कुछ पार्टी नहीं, बट अब हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम लोग को बहुत बुरा लग रहा है। मैंने पहले टाइम में अपना 100% एफर्ट दिया था, अब उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहे। मेरे साइड से कुछ फॉल्ट नहीं था, वो तो पेपर वाले की इशू थी ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद जो चेंज आएगा वो वाला ड्यूरेशन, उसमें मेरा लॉस जो हुआ, मैं सेकेंड बार इन केस मेरा सेम माइंडसेट या साइकोलॉजी नहीं रही तो मैं नहीं कर पाई वैसा जैसा मैं पहले की हुई थी, तो लॉस तो सिर्फ मेरी ही होगी ना उस केस में।
परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में निराशा, गुस्सा और भविष्य को लेकर चिंता साफ तौर पर दिखाई दी। लगातार पेपर लीक की घटनाओं से छात्र गुस्से में हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी आज हुए हैं। दिल्ली में NSUI कार्यकर्ताओं ने केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक मांगा। विद्यार्थी जो है, पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं, नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहां है, सरकार कहां है। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार, 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया है। देश भर से करीब 22-23 लाख बच्चे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। देश के शिक्षा मंत्री पर सबकी निगाहें हैं। धर्मेंद्र प्रधान छात्रों के जख्मों पर कैसे मलहम लगाते हैं, कैसे मासूमों के वो आंसू पोंछते हैं, छात्रों से माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। लेकिन जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से प्रभावित छात्रों की तरफ से पेपर लीक पर सवाल पूछे गए, पत्रकार उन तक पहुंचे तो वो मीडिया से बचते दिखाई दिए, कन्नी काटते हुए। देखिए कैसे गाड़ी में बैठ के चुपचाप चले। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जांच, सर सीबीआई इंक्वायरी। अब चुनी हुई सरकार के चुने हुए मंत्री हैं और देश में सांसद हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। उम्मीद की जा रही थी कि शिक्षा मंत्री होने के नाते वो तमाम पालकों को, तमाम पेरेंट्स को, तमाम छात्रों को कोई ना कोई भरोसा देंगे, अपनी बातों से उनके घावों पर मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मीडिया के सवालों के जवाब धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं दिए, देने चाहिए थे। पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, ऐसे में शिक्षा मंत्री से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। खैर, उन्होंने जवाब नहीं दिए, लेकिन राहुल गांधी ने पलटकर सरकार पर जरूर सवाल दाग दिए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस व्यवस्था ने कुचल दिया। ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। सवाल इस बात का है कि जो उनके माँ बाप ने खर्च किया कोचिंग पर या परीक्षा जाने पर, जो मेंटल ट्रॉमा इन 22 लाख बच्चों पर हुआ होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? और सवाल इस बात का है कि ये जो पेपर लीक माफिया हैं, इनके अंदर इतना हौसला आता कहां से? इनको सरकार का या कानून का कोई डर क्यों नहीं है? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि इनको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी देती है। उनके भाई, बंधु, सखा यही सब पेपर लीक कर रहे हैं। असलियत यह है कि आज धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और हम एक एग्जाम बिना पेपर लीक के नहीं करा पा रहे हैं और हम विश्वगुरु बनने का दावा करते हैं। मतलब कितना फर्जीवाड़ा है। दरअसल पेपर लीक के इस मामले का खुलासा तब हुआ जब टेलीग्राम ऐप के जरिए PDF फाइल ट्रांसफर की गई। जांच अधिकारियों का कहना है कि सवालों की PDF इसी प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांसफर की गई। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप का नाम प्राइवेट माफिया, जी हां, प्राइवेट माफिया रखा गया था। इसमें 400 मेंबर जुड़े हुए थे और इसका पासवर्ड SOG को शक है कि यह नेटवर्क सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं था, इसमें कई राज्यों के लोग शामिल हो सकते हैं। अब जान लीजिए कि कैसे ये पेपर लीक हुआ और कैसे नीट की परीक्षा को रद्द करने में 10 दिन तक का वक्त लग गया। नीट की परीक्षा 3 मई को हुई थी। 4 मई को राजस्थान के सीकर से पेपर लीक हो गया। माफ करिएगा, 3 तारीख को परीक्षा होनी थी। 1 मई को राजस्थान के सीकर से पेपर लीक हुआ। 2 मई को सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हो गया। इसके बाद 3 मई को छात्रों ने नीट UG की परीक्षाएं दी, यानी पेपर लीक होने के बाद ही परीक्षा हुई। 4 महीने पेपर लीक होने की खबर ने जोर पकड़ लिया, लेकिन इसके बावजूद 5 मई को सबसे पहले NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि यह तो अफवाह है, ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 7 मई को राजस्थान, उत्तराखंड से भी अनियमितताएं की खबरें आनी शुरू हो गई, वहां भी पेपर लीक के तमाम चीजें पकड़ी गई। इसके बाद 8 मई को NTA ने राजस्थान SOG को जांच सौंपी। 9 मई को सीकर, झुंझुनू और देहरादून से 18 आरोपी हिरासत में लिए गए। 10 मई को SOG ने जांच में पाया कि गेस्ट पेपर के 120 प्रश्न, जी हां, जो गेस्ट पेपर होता है
उसमें 120 प्रश्न ऐसे थे जो ओरिजिनल पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे। बिल्कुल बहुत स्मार्टली गेस पेपर बना के दिया गया, कुछ और क्वेश्चन जोड़ दिए गए, लेकिन 120 सवाल ऐसे रखे गए जो हूबहू मैच कर रहे थे रियल पेपर के साथ, जो 3 मई को आया था। 11 मई को विपक्षी नेताओं ने सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। मामले ने बहुत ज्यादा सियासी तूल पकड़ा। इसके बाद आज एनटीए ने नीट परीक्षा को रद्द करने का फरमान जारी करा और सीबीआई को जांच सौंपी। जैसे ही तथ्य आए हैं कि पेपर लीक हुआ है, 320 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन ऐसे जो हूबहू प्रश्न पत्र के हैं, तो सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। अब सवाल ये कि 2024 में पेपर आउट हुआ, 25 में हुआ और 26 में हो रहा है। 3 साल लगातार एनटीए से पेपर आउट हो रहे हैं। जब तक आप तय में नहीं जाएंगे तो ये आगे भी ऐसी स्थिति बनती जाएगी। अब तमाम छात्रों और पेरेंट्स के मन में सवाल होगा, आगे क्या? एनटीए ने परीक्षा रद्द करते हुए छात्रों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही दोबारा फिर से परीक्षा होगी। इसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। स्टूडेंट्स को आवेदन और अन्य डिटेल्स वही रहेंगी जो अभी थी। इसके लिए छात्रों से किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। परीक्षा की तारीखें और एडमिट कार्ड से संबंधित सभी डिटेल्स एनटीए की वेबसाइट पर, आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। एनटीए ने कहा है कि छात्र सोशल मीडिया और अन्य किसी भी माध्यम पर भरोसा ना करें और जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो एनटीए से इन हेल्पलाइन नंबर और ईमेल से संपर्क कर सकते हैं। हमने जानबूझकर पूरा डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर रख दिया है। इसको स्क्रोग्राफ को लेकर रखिए और ये आपके काम आ सकता है अगर आपका बेटा, आपकी बेटी एग्जाम में अपीयर हो रहा है इस नीट के लिए। सवाल फिर भी वही है जो मैं लगातार पूछ रहा हूं, एनटीए पर इस बार भी छात्र भरोसा करें तो कैसे करें और क्यों करें? कि क्या गारंटी है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा? क्या गारंटी है कि इस बार पेपर माफिया चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या सरकार 100% गारंटी दे सकती है कि जो इस बार हुआ है वो अब आगे कभी नहीं होगा? मैं साफ साफ इस वक्त ये कह सकता हूं कि ऐसा भरोसा ना सरकार दे पाएगी ना एनटीए दे सकती है, क्योंकि 2024 में ऐसा ही पेपर लीक हुआ था। 2025 में भी एनटीए के पेपर लीक हुए। उस वक्त भी सरकार की तरफ से देश को भरोसा दिलाया गया। 2024 में तो कोर्ट को भरोसा दिलवाया गया, आश्वासन दिया गया कि अब पेपर लीक नहीं होने दिया जाएगा, पर पेपर लीक हो रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को 2017 में बनाया गया था ताकि पेपर्स में होने वाली धांधलियों को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके और एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो सके किसी भी मेडिकल एग्जाम के कंडक्ट करने का। लेकिन 10 साल बाद भी ऐसा नहीं हो पाया है। हर साल लाखों छात्र दिन रात मेहनत कर नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो छात्रों का भरोसा और सिस्टम से विश्वास उनका उठने लगता है, क्योंकि ये कहानी हर साल की है। देश में हर साल औसतन 8 से 10 बड़े पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले साल भी नीट पीजी की परीक्षा को स्थगित किया गया था। 2024 में भी पेपर लीक और अनियमितता की शिकायत के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द किया गया था। 2021 में पेपर लीक के विवाद के बीच परीक्षा करी थी। बाद में भारत में डॉक्टर्स बनने के लिए नीट की परीक्षा पास करनी जरूरी होती है। 22 लाख छात्रों में सिर्फ 1,30,000 छात्र ही एमबीबीएस में दाखिल ले पाते हैं, यानी इतनी अधिक मारामारी है इसमें एडमिशन को लेकर। नीट क्वालिफाई करने वाले आधे छात्र सरकारी और आधे प्राइवेट कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं। 1700 रुपये इसकी फीस है और 23 लाख के आसपास छात्र इसमें अपीयर होते हैं। और इस 22 लाख को जोड़ लिया जाए 1700 से तो 374 करोड़ रुपए का ये पूरा बजट बैठता है। लेकिन शर्म की बात देखिए, शर्म की बात तो यह है कि 374 करोड़ रुपए कमाने के बावजूद भी एनटीए बिना पेपर लीक के परीक्षा करवाने में सक्षम नहीं दिखाई देता। जो छात्र भविष्य के डॉक्टर बनने की रेस में हैं, रात दिन जिनको पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि उनको आगे जाकर तीमारदारी करनी है, डॉक्टरी करनी है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना है, ऐसे में अगर वो पेपर लीक करके पास हो रहे होंगे तो सोच सकते हैं कि देश की सेहत के साथ, देशवासियों की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो हमें सोचना होगा कि हम भविष्य में कैसे डॉक्टरों से इलाज कराएंगे और ये सिस्टम को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी एनटीए की बनती है, सरकार की बनती है, तभी पूरी की पूरी व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी। आगे बात करते हैं आज की अगली कहानी की।
अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश से अपील की कि पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, कार पूलिंग कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक हालात का हवाला भी दिया था, इजराइल ईरान युद्ध के असर को बताया, देश से आर्थिक नुकसान की अनुशासन की अपील की। लेकिन पीएम की अपील क्या सिर्फ आम जनता के लिए है, मेरे और आपके लिए? क्या यह मैसेज सिर्फ उस आम आदमी के लिए है जो रोज 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते समय मीटर को घूरता है? लेकिन नेताओं को किस बात की चिंता, वो भी अगर आप सत्ताधारी बीजेपी के नेता हैं, छोटे से भी नेता हैं, तो फिर काहे की परवाह? लगता है 2 दिनों में 2 बार की गई पीएम की अपील इस डिजिटल और इंटरनेट के जमाने में अभी तक मध्य प्रदेश के इस इलाके में नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि एक तरफ पीएम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल और कार पूल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के इन नेताजी को देखिए, सैकड़ों कारों का काफिला लेकर शक्ति प्रदर्शन करने निकल पड़े। सवाल यही है कि क्या त्याग और संयम सिर्फ गरीब और मध्यम वर्गीय जनता के लिए है और नेताओं के लिए प्रधानमंत्री तक की अपील सिर्फ भाषण भर है? पीएम की अपील के बावजूद सैकड़ों कारों का यह काफिला इस सच पर हामी भर रहा है कि अपने देश में सबसे ज्यादा त्याग वही करता है जिसके पास त्यागने को कुछ नहीं होता। मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम के नए अध्यक्ष बने सौभाग्य सिंह ठाकुर उज्जैन से भोपाल पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे। 500 से अधिक गाड़ियों का काफिला उनके पीछे पीछे चल रहा था। उज्जैन से भोपाल तक करीब 200 किलोमीटर तक का सौभाग्य सिंह ठाकुर का ऐसा काफिला निकला जिसे सिकंदर भारत जीतने के लिए निकला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 100 150 200 250 500 आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इस काफिले में शामिल कारों की गिनती नहीं पूरी होगी। उज्जैन से भोपाल तक सैकड़ों कारों का लंबा काफिला। फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, एसयूवी और लाल बत्ती की अधूरी इच्छाएं। एक तरफ हॉर्न, सायरन, माला, फूल, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर जाम और सैकड़ों कारों के पीछे पीछे धूल उड़ाती हुई राजनीति। एक तरफ प्रधानमंत्री टीवी पर कह रहे हैं मेट्रो में जाइए, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। दूसरी तरफ नेताजी 500 से भी अधिक गाड़ियों के साथ निकल रहे हैं। जैसे नेताजी ये संदेश दे रहे हैं कि मेट्रो जनता के लिए है और कारों के काफिलों से भरा एक्सप्रेसवे नेताजी के लिए। तो क्या नेताजी पर प्रधानमंत्री की अपील लागू नहीं होती? क्या जनता के लिए संयम और नेताओं के लिए काफिला? इस काफिले का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। हाईवे पर लंबा जाम लगा, भोपाल की सड़कों पर ट्रैफिक रेंगता रहा, हर तरफ गाड़ियों की कतार, ट्रैफिक में फंसी जनता परेशान। लेकिन नेताजी का रोड शो जारी रहा। अब नेताजी को कौन बताए कि जनता वही मानती है जो ऊपर वाले करते हैं। अगर नेता खुद सादगी दिखाएं तो जनता 2 कदम आगे चलेगी, लेकिन अगर नेता खुद 500 गाड़ियों के काफिले में निकलेंगे तो जनता यही सोचेगी त्याग सिर्फ आम जनता के लिए बना है। शायद यही इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा ट्रेजिक कॉमेडी शो है, जहां जनता पैदल चल रही है और राजनीति काफिलों में घूम रही है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि सौभाग्य सिंह ठाकुर ने सैकड़ों कारों का काफिला क्यों निकाला, ये देखिए तस्वीरें लगातार स्क्रीन पे चलती रहेगी। सैकड़ों कार इनके पीछे पीछे थी। तो इसका जवाब है नेताजी को मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बना दिया गया था। अब देश की जनता को कौन समझाए? अपने यहाँ लोकतंत्र में पद भले ही छोटा हो सकता है, लेकिन काफिला कभी छोटा नहीं होता। यह आदमी मंत्री बाद में बनता है, पहले गाड़ियों की संख्या से नेता बनता है। सौभाग्य सिंह जी का नाम तो बहुत ही बड़ा शुभ नाम है, सौभाग्य। लेकिन इस सौभाग्य में जनता का दुर्भाग्य क्यों जोड़ा जा रहा है? जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद सैकड़ों कारों का काफिला लेकर वो क्यों निकले, सुनिए काफिला में शामिल एक छुटभैया नेता क्या बोल रहे हैं। कितनी गाड़ी आना है? गाड़ी हमारे साथ होंगी 4-5। पीएम अपील कर रहे हैं कि खपत कम करिए। यहाँ तो काफिले के 30 गाड़ी कर दी साहब। पीएम की अपील के बाद 300 गाड़ी की 30 गाड़ी कर दी। 300 गाड़ी की 30 गाड़ी 30 गाड़ी की भी क्या आवश्यकता थी? पदभार तो एक को ग्रहण करना। अब वो तो आप ही सभी से पूछेंगे, एक के ऊपर थोड़ी लागू होगा, ये तो सब धीरे धीरे होगा। खाली तो अपील करिए,
जिनको एडवांस देते जो भी मानना तो चाहिए, आप तो बीजेपी के ही हैं। तो मान इसलिए तो कह रहा 300 की 30 कर दी यार, मान नहीं रहे अपील नेताजी। 300 की 30 कर दी, कितना बताइए ना आप। डीजल पेट्रोल कम, वो तो बोला है कम खर्चा करो बस। अब काफिला कम नहीं होना चाहिए आपको लगता है? अब काफिला तो भाई नेता लोग जब बनते हैं तो काफिला तो आता ही है। इन नेताओं की बेशर्मी देखिए, एक तो वाहियात पना कर रहे हैं, हजारों पैसे फूंक दे रहे हैं, न जाने कितना फ्यूल फूंक दिया, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, एहसान कर रहे हैं कि हम तो 500 लेके चल रहे थे, अब 30 लेके चल रहे हैं। और गाड़ियों का काफिला देखिए, गिनिए इनको, गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन नेताओं की बेशर्मी खत्म नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कार पूलिंग कीजिए, लेकिन पीएम की ही पार्टी बीजेपी के नेताओं ने उनकी अपील को शायद कार पूजन समझ लिया है। तो क्या इसे ही आप लोकतंत्र कहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये लोकतंत्र नहीं, बारात संस्कृति है। फर्क सिर्फ इतना है, बारात में बैंड बजता है, यहां सायरन बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील 100% सही है। देश को संसाधन बचाने की जरूरत है, फिजूल खर्ची रुकनी चाहिए, लेकिन पीएम की अपील अब उनके नेता ही नहीं मानेंगे तो जनता क्या समझेगी? इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों को राजनीति चमकाने का मौका भी मिल गया है। जब मुंह खोलते हैं देश से कुछ मांगते हैं। चुनाव से पहले वोट और चुनाव के बाद त्याग। सारा त्याग देश करेगा। प्रधानमंत्री जी, आप क्या करेंगे? ये पैनिक तो है ही, लॉकडाउन की चर्चा तो चल रही है, लेकिन दूसरी बात ये सरासर दिखाता है कि ये सरकार, केंद्र की एनडीए की सरकार फेलियर है। मोदी जी, आप तो देखिए ऐसे अच्छे दिन ले आए हैं जिसने देश को बर्बाद कर दिया है, और आपका क्या, आप तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन देश को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन ये चिंता फरवरी के आखिरी हफ्ते में हो जानी चाहिए थी, सबको पता था, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव थे। त्याग का पर्व तो मतदान के पर्व के बाद आएगा, तो त्याग के पर्व के बारे में बीते 48 घंटे में बोला जा रहा है। मोदी जी तो कहते हैं ना, मोदी जी हैं तो सब, कोई चीज नामुमकिन है ही नहीं, तो फिर ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? कहाँ है वो 41 देश जहां से तेल ला करके देश ने करार करने की बात कही जा रही थी? बीजेपी और बीजेपी के नेताओं पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो में पेट्रोल खर्च करने के बाद लोगों से पेट्रोल बचाने की अपील की है। इतना ही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने तो मोदी जी के विदेश दौरों को लेकर भी सवाल अपने ट्वीट के जरिए उठाए। एक और नेता है विपक्ष के और बड़े नेता है महाराष्ट्र के राज ठाकरे, वो भी तंज कसने में पीएम मोदी पर पीछे नहीं रहे। राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री और सरकार पर आरोप लगाते हुए सवाल उठाए कि सरकार जनता से सादगी और त्याग की अपील करती है, लेकिन खुद राजनीतिक फिजूल खर्ची जारी रखे। जनता से पेट्रोल डीजल बचाने, विदेश यात्रा रोकने और सादगी अपनाने को कहा जा रहा है, लेकिन नेता खुद बड़े बड़े काफिले, रोड शो, हेलीकॉप्टर और महंगे चुनाव अभियान चलाते रहते हैं। वहीं विपक्ष को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने करारा जवाब दिया है। हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया कि भारत में तेल और गैस का कोई संकट नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में हरदीप पुरी ने लिखा, जो लोग 1.4 अरब भारतीयों और देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक मुश्किल हालात को लेकर जश्न मना रहे हैं, उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि प्रधानमंत्री ने नागरिकों को केवल यही सलाह दी है कि वे ऊर्जा की खपत को संयमित रखें, ताकि अर्थव्यवस्था पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से एक खास अपील की कि वो कम से कम मात्रा में डीजल और पेट्रोल की खपत करें, लेकिन सवाल ये कि उनके इस अपील का कितना असर हो रहा है। इस बात की तस्दीक करने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक पेट्रोल पंप पर पहुंची। यहां पर आम दिनों की तरह ही भीड़ नजर आई। लोगों ने कहा कि डीजल और पेट्रोल उनकी जरूरत का हिस्सा है, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चल सकता। कुछ असर हो रहा है प्रधानमंत्री की अपील का? प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर नहीं हो रहा है। जिसको जो आवश्यकता है वो लेगा। प्रधानमंत्री जी जब अपील करना होता तो नहीं करते हैं, जब चुनाव आता है, चुनाव बीतने के बाद ही अपील करते हैं। ये कोई मतलब नहीं होता है। असर तो पड़ेगा ही ना सर लाइफ में, और युद्ध हो रहा है तो इसमें मोदी की कोई गलती नहीं है। नहीं, उन्होंने ये अपील की कि जो आम लोग हैं भारत के, वो डीजल पेट्रोल थोड़ा सा कम खर्च करें।
अब जरूरत पड़ेगी तो आदमी तो जाएगा ही, आएगा ही अपने काम धंधे पे। अब ऐसा तो नहीं है एकदम घर ही बैठ जाएगा। कुछ कल से असर पड़ा है, क्या लग रहा है? सर ऐसा है, लोग तो अपनी आवश्यकताओं अनुसार ही लेते हैं। हाँ, तो जितना उनको चलना है, कोई एक्सेस लेने वाला नहीं, लेकिन जो जितना चलते हैं उतना ही ले रहा है। कुछ असर नहीं हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कह दिया तो भाई थोड़ा सा कम हो जाए, लोग 4 लीटर जहाँ लेते तो वहाँ 2 लीटर। वैसा कोई असर नहीं है सर। पेट्रोल के बाद अब बात सोने की भी कर लेते हैं। सोना ना खरीदने की अपील का सराफा बाजार में क्या असर दिख रहा है, क्योंकि बहुत से सराफा व्यापारी परेशान है कि इस मौसम में जब शादियां आ रही हैं और लोग बाग सोना नहीं खरीदेंगे तो जो सोना व्यापारियों ने खरीद के रखा है उन पर उल्टा असर पड़ेगा, उनके लोग जो काम करते हैं उनकी नौकरियों पर इसका असर पड़ेगा। मुंबई के मशहूर जो जवेरी बाजार से हमारे सहयोगी अतुल सिंह ने सराफा का हाल जाना है, आप भी सुनिए। रिस्पॉन्स कम है इस समय। जो कस्टमर आप कस्टमर देख रहे हैं, कस्टमर से बात कीजिए, वो बोलेंगे कि वैसे उनको जितने जरूरत है उतना वो लेके जा रहे हैं। एक्स्ट्रा उन्होंने बुलियन मांगी थी, मैंने मना कर दिया और उनको सहमति बताई कि नहीं एक्स्ट्रा नहीं लेना है सोना। कहीं ना कहीं जाके देश का हित होगा, देश का फायदा होगा। ठीक है, इन्वेस्ट के तौर पे नहीं ले सकते, लेकिन शादी वादी के लिए तो लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जिस तरीके के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि जितने कम में अगर हम परचेज कर ले तो उतना ही सेविंग होगी? जितना हिसाब से जितना था उतना तो नहीं ले सकते, बजट में जितना हो सकता है उतना ही ले सकते हैं। लगता है कि इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा प्रधानमंत्री जी ने कहा? बिल्कुल असर तो पड़ेगा। जब बिजनेस नहीं रहेगा तो हम काम करने वाले को हालत खराबी होने वाली है। जब काम ही नहीं रहेगा तो हमको सेट रखेंगे कैसे? इंडस्ट्री पे बहुत असर पड़ेगा। इधर 25 लाख दुकानें हैं, करीबन 3 करोड़ कारीगर जो काम करते हैं वो बंगाल और कलकत्ता से आए हुए, वो शायद कल पलायन हो जाए। जिस तरह सूरत में रियल डायमंड घिसना बंद हो गया था, सीवीडी चालू हो गया तो वहाँ के कारीगर लोग चले गए थे। इसी तरह मुंबई के भी सब कारीगर जो 3 करोड़ की मात्रा में हैं और टोटल वो बंगाल और कलकत्ता चले जावे तो यहाँ मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने 2 दिन में 2 बार अपील की, अब उसका असर व्यापक तौर पर जमीन पर दिखने लगा, इसीलिए इतनी ज्यादा प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बात करते हैं आज की अगली कहानी की। तमिलनाडु की सियासत में आज वो हो गया जिसकी कल्पना द्रविड़ राजनीति के दिग्गजों ने कभी नहीं की होगी। जिस AIADMK को MGR ने खून पसीने से सींचा, जिसे अम्मा जयललिता ने अभेद्य बनाया, आज वो पार्टी 2 फाड़ होती दिखाई दे रही है। पार्टी के सीनियर लीडर CV षणमुगम ने बड़ा धमाका किया है। उनका दावा है कि 30 विधायकों के साथ थलपति विजय की पार्टी TVK को वो समर्थन कर सकते हैं। आज तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। असेंबली के कॉरिडोर में सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री विजय ने वहां पर एंट्री की, सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान, लेकिन इरादे फौलादी। 118 के बहुमत के आंकड़ों से महज 2 कदम आगे, यानी 120 विधायकों के समर्थन के साथ विजय ने सरकार की कमान 30 मई को संभाल ली थी। चुनौती बड़ी थी क्योंकि 13 मई को विश्वास मत हासिल करना है। हर किसी की नजरें इसी जोड़तोड़ पर अब टिकी हैं, लेकिन किसे पता था कि विजय ने पर्दे के पीछे ही गेम ओवर कर दिया है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई कि सदन के बाहर AIADMK के दिग्गज नेता CV षणमुगम ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। षणमुगम ने न सिर्फ TVK सरकार को समर्थन दिया, बल्कि अपने साथ 30 विधायकों की फौज भी खड़ी कर दी। सुनिए क्या कुछ कहा षणमुगम ने। हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। ये जनादेश मुख्यमंत्री विजय के लिए है। ये जनादेश विजय को मुख्यमंत्री बनाने के लिए है। हम मुख्यमंत्री विजय को बधाई देते हैं और मुख्यमंत्री नेतृत्व वाली TVK सरकार को अपना समर्थन देते हैं। तो सुना आपने, षणमुगम साहब दावा कर रहे हैं कि DMK को रोकने के लिए TVK को मजबूत करना जरूरी है। लेकिन क्या यह महज DMK को रोकने की रणनीति पर है या इसके पीछे बहुत बड़ी सियासत है, बताएंगे आपको। लेकिन पहले अब तमिलनाडु विधानसभा में विजय का अंक गणित समझ लीजिए। जो विजय सरकार 120 के हल्के बहुमत पर टिकी थी, वो अब 150 विधायकों के प्रचंड समर्थन के साथ चट्टान की तरह मजबूत दिखने लगी है। जाहिर है अब 13 मई का फ्लोर टेस्ट महज एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। सवाल है कि आखिर AIADMK के 30 विधायक विजय के साथ क्यों आ गए। षणमुगम ने साफ किया कि अगर वो विजय का साथ नहीं देते तो पार्टी को मजबूरी में DMK के पास जाना पड़ता, जो उन्हें मंजूर नहीं था। AIADMK विधायकों को लगा कि भविष्य अब द्रविड़ दलों के बीच नहीं, बल्कि विजय की वेतरी कड़गम के साथ सुरक्षित है।
और तो और एडप्पी पलानीस्वामी की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों की वजह से उनके अपने ही सेनापतियों को बागी बना दिया है। ये एडीएमके को अंदरूनी मामला है, एडीएमके को अंदर झगड़ा था, एक को एक पुराना नाते था, एक गवर्नर है, एक वनियर है, एक तेवर है। सो इसमें वो कास्ट डिफरेंस भी है, जो पंडित का नहीं है, एकदम वो अपर कास्ट लोअर कास्ट का भी झगड़ा है, उसका फायदा उठा रहे। कल सब जो मेजॉरिटी टेस्ट का है, आज 30 एमएलए तमिल वेट्री कड़गम विजय के साथ ज्वाइन कर लिया है। कल उन्होंने 150 वोट ले लेगा 230 में। तो विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके को 47 सीटें मिली हैं। षणमुगम के दावे पर भरोसा करें तो अगर 30 विधायक उनके साथ हैं तो अब पलानीस्वामी के पास महज 17 विधायक रह गए हैं। हालांकि एआईएडीएमके विधायक और पलानीस्वामी के करीबी ओएस मनियन ने षणमुगम के दावों को खारिज किया है। सीवी षणमुगम केवल ध्यान खींचने के लिए झूठे दावे कर रहे हैं। महासचिव पलानीस्वामी ही हमारे विधायक दल के नेता रहेंगे। तो कल क्या करता है एआईएडीएमके के दोनों धड़े, वो बहुत दिलचस्प होगा। आंकड़ा कितना है षणमुगम के पास, वो कल ही फ्लोर पे पता लगेगा। एमजीआर और जयललिता के बाद अब विजय ने साबित कर दिया है कि जनता बदलाव चाहती थी। एआईएडीएमके का एक धड़ा अब विजय पथ पर है, जबकि दूसरा धड़ा वजूद बचाने की जंग लड़ रहा है। जाहिर है तमिलनाडु अब सिनेमा से सियासत के एक नए दौर में आ चुका है। विजय उन पार्टियों के दफ्तर जा रहे हैं जिनके नेताओं को कल तक चुनावी रैलियों में निशाने पर लेते थे। अनोखी राजनीति, एक नई लोकतांत्रिक कोशिश में विजय लगे हुए हैं। पहले सीपीएम से मिले, उसके बाद वो कांग्रेस के दफ्तर गए और आज विजय आईयूएमएल की पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। नेताओं के घर जाकर शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं। जो चुनाव के दौरान उनके धुर विरोधी थे, उनसे गले मिलने में, उनको शॉल पहनाने में हिचक नहीं रहे हैं। पूर्व सीएम स्टालिन को गार्जियन की तरह सम्मान देकर विजय ने डीएमके के उन कड़े तेवरों को नरम कर दिया जो चुनाव के दौरान थे। ये संदेश है कि विजय टकराव की नहीं बल्कि समन्वय की राजनीति आगे करना चाहते हैं। विजय की पॉलिटिकल मैच्योरिटी उस वक्त भी दिखी जब वो एमडीएम के चीफ वाइको के घर पर पहुंचे थे। वाइको ने खुद विजय को बताया कि उनके घर में काम करने वाले स्टाफ ने टीवीके के चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है। ये इस बात का सबूत है कि विजय का फैन बेस अब वोट बैंक में बदल चुका है। वाइको तमिलनाडु की राजनीति के सबसे कद्दावर और पुराने द्रविड़ नेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्हें द्रविड़ आंदोलन की फायरब्रांड आवाज माना गया है। आज वाइको खुद कह रहे हैं कि सीएम विजय में उन्हें अन्नादुरई की छवि अब दिखने लगी है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन सहित विपक्षी नेताओं से मिलना अन्ना के इसी तरह के कदम की याद दिलाता है। मैंने उनसे धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने को कहा है। तमिलनाडु की सियासत पर करीब से नजर रखने वाले मानते हैं कि विजय ने सीएम पद की शपथ लेने के महज 48 घंटों में वो कर दिखाया जो राजनीति के दिग्गज सालों साल नहीं कर पाते। पॉलिटिक्स शुरू किया है विजय ने, पहले से ये नहीं था, दुश्मनी थी। जैसे मुलायम सिंह यादव का मायावती का कभी मिलते नहीं थे, जुलते नहीं थे, जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री से मिलते नहीं है, जुलते नहीं है, विपक्ष का रोल कर रहे थे। लेकिन तमिलनाडु में विजय का सरकार बिल्कुल जो माइनॉरिटी सरकार है, 234 में 108 एमएलए मिला था, कभी सरकार गिर सकती है, ये डर के वास्ते ये सबसे मिल रहे हैं। लेकिन सेम विजय जो स्टालिन के ऊपर कितना कितना कच्चा पक्का गाली पकाए थे, वो सारा भूल गया क्या जनता लोग, 8 करोड़ लोग। 10 मई को तमिलनाडु के सीएम की कुर्सी संभालते ही जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने अपने एक्शन हीरो वाली छवि को असल शासन में बदल दिया। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने 3 सबसे महत्वपूर्ण फाइलों पर दस्तखत किए जो उनके चुनावी वादों का मुख्य हिस्सा थे। पहला फैसला था घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का। दूसरा फैसला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा था। हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स सिंगापेन बनाने की मंजूरी दी गई। ये उनके चुनावी वायदे भी थे। और तीसरे फैसले में तमिलनाडु में नशे के बढ़ते कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए एक स्पेशल एंटी ड्रग यूनिट बनाने का ऑर्डर दिया गया। इनके साथ साथ स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, पूजा स्थलों के पास स्थित 717 शराब की दुकानों को फौरन बंद करने का आदेश भी विजय की सरकार ने दे दिया है। सीएम विजय के इन फैसलों पर उनके कैबिनेट सहयोगी किस तरीके से देख रहे हैं, सुनिए जरा।
यही एक चीज थी जो महिलाएं मांग रही थीं। स्कूल के पास, मंदिरों के पास, हर जगह शराब की दुकानें बड़ी समस्या थी। दूसरे दिन ही हमने इसे लागू कर दिया है। महिलाएं इस घोषणा का जश्न मना रही हैं। तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा का रिश्ता तो पुराना है, लेकिन इस बार जो क्लाइमेक्स सामने आया है उसने पूरे देश के राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। सीएम विजय ने अपने निजी ज्योतिषी रिक्की राधन पंडित वेटिवल को मुख्यमंत्री के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर नियुक्त करने का आदेश दिया है। खास बात यह है कि इस पंडित ने तमिलनाडु के सीएम रही जयललिता को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी की थी। रिक्की राधन पंडित को तमिलनाडु के सबसे प्रभावशाली स्पिरिचुअल मेंटर्स में से एक माना जाता है। राधन पंडित का इतिहास केवल विजय तक सीमित नहीं है। तमिलनाडु की सियासत की अम्मा कही जाने वाली जयललिता के भी वो बहुत करीबी थे। जयललिता अपने कठिन समय में अक्सर राधन पंडित से आध्यात्मिक सलाह लिया करती थी। राधन पंडित की राजनीतिक समझ और ग्रहों की चाल का मेल बैठाने का तरीका उन्हें दूसरे ज्योतिषियों से अलग बनाता है और यही वजह है कि विजय पे उन पर बहुत भरोसा करते हैं। सीएम विजय के इस फैसले के बाद ये साफ हो गया कि जोसेफ विजय आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर गहरा भरोसा रखते हैं। वो विजय जो खुद क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। और अब बात करते हैं कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यूज की। नीट एग्जाम पर बहुत से व्यूज आए हैं। नृपेंद्र कुमार मौर्य का व्यू है, आखिर इस देश में नेताओं की रैलियां हो जाती हैं, 95 करोड़ लोग मतदान दे देते हैं, लेकिन छात्रों की परीक्षाएं समय पर क्यों नहीं हो पाती? देश के युवाओं को दांव पर क्यों लगाया जाता है? एक और पब्लिक व्यू है नीट को लेकर ऋषभ मिश्रा का। देश में राजनेता 140 करोड़ लोगों के लिए एक साथ चुनाव करवा सकते हैं, लेकिन जब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 22 लाख बच्चे बैठते हैं तो परीक्षा कैंसिल करा दी जाती है, क्योंकि चुनाव 5 साल में ही आते हैं और परीक्षा तो हर साल होती रहती है। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:57 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।